नमस्कार दोस्तों। आप सबको फिर से मेरा जो मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल चैनल है उसमें स्वागत है। आज हम लोग जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम का जो एक नया ब्रांच खुला है रिसेंटली गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो में और मेरा चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को हेल्प कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल भी टिका रहे और आगे बढ़ता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगा। मेरा जितना जानकारी मैं जुटा पाया हूँ वही बोलने का कोशिश किया है। और लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। और ये जो लोग ऑलरेडी मेरा चैनल के साथ जुड़ा हुआ है उन लोगों के पास भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को लगे कि शेयर करने का लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो मैं जो पहले वीडियो का शुरू में बोल रहा था, जो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि इंडिया के रहने वाला सभी बासिंदा के लिए लागू है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसी में एक नया एडिशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। ये ताकि हमारा अपना जो बच्चा है उन लोगों का फ्यूचर के बारे में सोच के, ताकि हम लोग भी कभी कभी सोचता है कि हम लोग जो मेहनत करके जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब थोड़ा उसका एज हो जाए तो उसका फिनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिले। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एनपीएस में एक नया स्कीम ऐड किया है जिसको नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना या एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जिसको अभी रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे आप समझ ही पा रहे हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पेंशन जो लोग कंट्रोल करता है, वैसा अथॉरिटी लोग ही इस स्कीम को भी कंट्रोल करता है। तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ अप्रोच है और अच्छा भी बोल सकता है। तो आज का वीडियो में हम लोग यही एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक्चुअली है क्या, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, और इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। और लास्ट में देखेंगे और यह समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम लोगों को ये स्कीम में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसका कंपैरेटिवली दूसरा कुछ स्कीम अच्छा है अपना जो फ्यूचर है बच्चा का उसके अगेंस्ट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हु इज़ एलिजिबल, मतलब ये स्कीम को अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, ये पहले देख लेते हैं। तो इसका पहले क्राइटेरिया यही आता है कि अगर आपका बच्चा का एज 18 साल का नीचे है तो एज ए गार्जियन या पेरेंट्स वो बच्चा का आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर इस स्कीम में नाम लिखा सकता है। तो एक्चुअली क्या है ना, जब अगर आपका बच्चा का एज 18 साल का नीचे है तो वो माइनर काउंट किया जाएगा। तो एज ए गार्जियन आप वो एनपीएस वात्सल्य स्कीम का अकाउंट ओपन कर सकता है। जब आपका बच्चा का एज 18 साल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम से नॉर्मल जो एनपीएस स्कीम है जो सब इंडियन सिटीजन के लिए लागू है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल पेंशन एनपीएस स्कीम में, उस टाइम फिर से आपका बच्चा का जब 18 साल एज हो जाएगा तो उस टाइम फिर से उसको केवाईसी करना पड़ेगा। अपना जो 18 साल हो जाने का प्रूफ दिखा के फिर से एक बार केवाईसी करना पड़ेगा। और इस स्कीम का जो सोलफुल ओनरशिप है वो आपका बच्चा का ओनरशिप रहेगा। मतलब इसका जो प्राइमरी ओनर है वो आपका बच्चा रहेगा और ये स्कीम का पूरी फ़ायदा अपना बच्चा उठा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये बच्चा का एज 18 साल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वात्सल्य योजना से नॉर्मल एनपीएस स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइम में याद करके आपको विदिन 3 मंथ्स बच्चा का फिर से केवाईसी कराना पड़ेगा। और इसका जो स्कीम का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो है 1000 रुपया पर महीना, और मैक्सिमम कोई भी लिमिट है नहीं।
तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये स्कीम आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, मतलब एनपीएस वात्सल्य योजना का जो स्कीम है वो कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसका जो डिटेल्स है हम स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइट है जिसमें आप डायरेक्टली जाके एनपीएस स्कीम को ओपन कर सकता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देके। दूसरा है कि आपका नज़दीक का जो पोस्ट ऑफिस है या फिर कोई भी मेजर जो बैंक्स है जैसा एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोई भी बैंक में जाके आप ये एनपीएस अकाउंट खुला सकता है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ना, आपका जो बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, अगर स्कूल मतलब 10th दे दिए है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक तो मिल जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर उसका पैन कार्ड, या फिर अगर पासपोर्ट बना लिया तो सबसे अच्छा है कि पासपोर्ट रहेगा तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट मतलब जो ये एज ए गार्जियन, क्योंकि वो बच्चा आपका माइनर है तो एज ए गार्जियन आपको भी अपना जो केवाईसी कराने के लिए आपको भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो उसमें आपका एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सब आपको जमा कराना पड़ सकता है। नहीं, मतलब आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर, मतलब आपका बच्चा एज ए माइनर है, उसका गार्जियन आप अकाउंट खोल रहा है तो आपका केवाईसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। और इस केस में और एक सुविधा का चीज़ ये भी है कि मान लीजिए आपका बच्चा 18 साल का नीचे है और आप उसका एनपीएस वात्सल्य स्कीम खोलना चाहते हैं, लेकिन आप अभी जो काम करता है वो उस काम का सिलसिला में आप देश के बाहर में रहता है, मतलब एज ए एनआरआई है आप, तो आप लोग भी ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। और उस केस में आपको जो एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट डिटेल्स है जो सोलो या जॉइंट भी हो सकता है, तो उसको आपको जो अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा और आप एज ए एनआरआई कैंडिडेट आप एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अभी चलता है इसका इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या क्या है। ये बहुत सारा चॉइस इसमें दिया जाता है। तो मेनली 3 कैटेगरी का चॉइस है इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जब एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अप्लाई कर दिया तो आपके पास चॉइस दिया जाता है, उसमें 3 कैटेगरी का चॉइस है। तो पहला आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो चॉइस है, जो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड भी बोला जाता है, जिसमें आपका ओनली 50% बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा इक्विटी में, और बाकी 50% आपका जाएगा वेरियस टाइप्स का गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट मेनली जैसा एलआईसी हो गया, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, ये सब गोल्ड, ये सब में इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा आता है ना ऑटो चॉइस, ये भी फिर से 3 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसको बोल रहा है ये जो, इसीलिए ये जो ऑटो चॉइस वाला ऑप्शन है इसको लाइफ साइकिल फंड चॉइस भी बोला जाता है। इसका 3 सब कैटेगरी है। एक है कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मतलब मान लीजिए आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है और आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल चूज़ करता है, तो इसका क्या होगा, फिर से मैक्सिमम 75% आप इक्विटी चूज़ कर सकता है, तब आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा का 75% तक इक्विटी में चला जा सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी रेस्ट 25% कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा आता है कि मॉडरेट लाइफ साइकिल, जिसमें आपका जो पैसा है उसका मैक्सिमम 50% इक्विटी में जाएगा, रेस्ट 50% जाएगा गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और तीसरा ऑप्शन आता है कि आप अगर थोड़ा सा पैसा को लेके कॉशियस है कि आपका इन्वेस्टमेंट पैसा थोड़ा सेफ रहे, तो वो थर्ड ऑप्शन जो है वो है होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल चॉइस। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करता है तो आपका इन्वेस्ट किया पैसा का सिर्फ 25% ही टुवर्ड्स इक्विटी जाएगा, रेस्ट 75% जाएगा वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब में। तो आप लोग उस टाइम जब चॉइस कीजिएगा तो अपना अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑप्शन चूज करेंगे। और थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है एक्टिव चॉइस। ये क्या चॉइस है ना, इसमें आपको खुला छूट दिया जाता है एज ए गार्जियन या एज ए पेरेंट्स, आप डिसाइड खुद करेंगे कि मेरा कितना % पैसा कौन सा स्कीम में जाएगा।
मतलब ये एक्टिवली आप मैनेज कर सकता है, और आप बीच बीच में देख के एक्टिवली, अगर आपको जानकारी है तो आप एक्टिवली ये पैसा को बीच बीच में रीशेड्यूल कर सकता है, चेंज कर सकता है, परसेंटेज कौन सा परसेंटेज कितना में रहेगा। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है, जैसा कि इक्विटी में मैक्सिमम 75%, मतलब अप टू 75% आप इक्विटी में डाल सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अप टू 100% डाल सकता है। कॉरपोरेट डेट में, मतलब जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होता है उसमें अप टू 100% आप डाल सकता है। और जो अदर्स अल्टरनेटिव एसेट्स है उसमें आप 5% तक डाल सकता है। इसके बाद हम लोग बात करता है विथड्रॉल या पार्शियल विथड्रॉल में। तो सबसे पहले बात कर लेता है कि ये पार्शियल विथड्रॉल मतलब क्या हो गया। मान लीजिए आप ये स्कीम में अप्लाई कर दिए, पैसा डालना चालू कर दिए, और अचानक कुछ ज़रूरत से आपको पैसा का ज़रूरत पड़ गया, तो इन केस में आपको एक मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड झेलना ही पड़ेगा। 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% आप अपना ज़रूरत के लिए नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा का कुछ सीरियस ज़रूरत पड़ गया, जैसा हायर एजुकेशन हो गया, या फिर बच्चा का कुछ सीरियस इलनेस हो गया, तो एक केस दिखा के आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का, तब तक का इन्वेस्टेड अमाउंट का 25% तक उठा सकता है, रीज़न प्रॉपर दिखा के। और ये अप टू आप जब तक बच्चा का एज तो 18 ईयर्स नहीं हो जा रहा है तब तक में सिर्फ 3 बार ही कर सकता है। मतलब पार्शियल विथड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर 3 years of lock-in period and only can be withdrawn 3 times और only 25% of invested amount। इसके बाद आते हैं कि आपका जब पैसा मान लीजिए मैच्योर हो गया, मतलब मैच्योर नहीं बोलेंगे, कि आपका बच्चा का एज 18 साल हो गया और ये एनपीएस बैचलर स्कीम से कन्वर्ट होकर एनपीएस स्कीम में आ गया, तब उस टाइम में क्या हो सकता है ना, कि मान लीजिए आपका इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो 2-2.5 लाख से पार हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट है उसका 80% आपका बच्चा का पेंशन के लिए जमा हो जाएगा, तो वो 80% ऑटोमेटिक दूसरा जो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट हो जाएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो 20% है वो एट ए टाइम आप विथड्रॉ कर सकता है। और अगर बच्चा का एज 18 साल होने के टाइम में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में आप ये पूरा पैसा को विथड्रॉ कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा नहीं, और ऐसे भी आप विथड्रॉ नहीं करेंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मतलब एज ए मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख से कम रहेगा तो वो पेंशन स्कीम में जाएगा नहीं, तो उस टाइम में आपको पूरा पैसा विथड्रॉ कर लेना पड़ेगा। अभी बात करता है कि ये स्कीम चलने के टाइम में 2 अनहोनी टाइप का सिचुएशन हो सकता है। एक है कि प्राइमरी जो अकाउंट होल्डर है, मतलब आपका बच्चा, उसका अगर डेथ हो जाए तो एज ए गार्जियन आप पूरा पैसा उसको उठा ले सकता है। उस टाइम में आपको प्रॉपर डिटेल्स दिखा के कि बच्चा का डेथ हो गया, ये दिखा के आप ये पूरा पैसा उठा के अकाउंट बंद करा सकता है। दूसरा केस ये है कि ये स्कीम चलने का टाइम में अगर गार्जियन का या पेरेंट्स का कुछ डेथ हो जाता है तो उसका सेकंड जो गार्जियन है, लीगल गार्जियन, क्योंकि बच्चा माइनर है, उसका सेकंड जो लीगल गार्जियन है वो अपना प्रॉपर केवाईसी फिर से फिलअप करा के फिर ये स्कीम को चालू करा सकता है। अगर उसका भी डेथ हो जाए तो उसके बाद जो अगला गार्जियन होता है वो अपना केवाईसी दिखा के इस स्कीम को चालू रख सकता है। तो ये हो गया टोटल जितना सारा मोटा मोटी डिटेल्स है एनपीएस बैचलर स्कीम का। अभी आप लोगों को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्कीम आप लोगों के लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये स्कीम अगर आप चूज़ करता है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पैसा एक बहुत ही लंबा टाइम के लिए लॉक इन रहेगा, क्योंकि आप कुछ साल अपना बच्चे के लिए जमा करेंगे, फिर बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, उसका जब 60 साल होगा तब जाके एक्चुअली इसका बेनिफिट मिलेगा पेंशन का। तो मेरे पर्सनली ओपिनियन है कि ये वाला स्कीम उतना खास नहीं है, क्योंकि आपका जब बच्चा का एज 18 साल होगा, एक्चुअल आपका खर्चा या बर्डन, फिनेंशियल बर्डन जो बोलता है, वही टाइम में आपको मैक्सिमम रहता है, क्योंकि आपका बच्चा का हायर स्टडीज़ कराना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, बच्चा को बाहर रख के पढ़ना पड़ता है।
लेकिन उल्टा यहाँ पर पैसा मिलने के जगह में आपको फिर से वो बच्चा को वो स्कीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ऑप्शन है कि आप अगर बच्चा का पढ़ाई लिखाई के बारे में ध्यान रखते हैं तो अलग अलग स्कीम में अलग अलग अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके एक एक पर्पस सिलेक्ट करके उस टाइम लॉगिन पीरियड के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब आपका पैसा का ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम में और एट प्रेजेंट में उसको पैसा आप उठा सकते हैं। लेकिन ये वाला स्कीम में आप पैसा उठा नहीं सकता, क्योंकि आपका ये जब बच्चा का एज 60 साल हो जाएगा तभी उसको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं जो ये इतना पावर रखता है कि ये वाला पैसा के अलावा भी दूसरा पैसा का जुगाड़ है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड ऑप्शन है। तो इस मामला में मैं वैसे यही बोलना चाहूँगा कि पहले से बहुत अच्छे से सोच समझ कर लीजिए कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिए। और वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ और आप लोग ऐड कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।